नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, भारत और नेपाल के संबंध केवल दो पड़ोसी देशों के रिश्ते नहीं, बल्कि सभ्यता, संस्कृति, धर्म, भूगोल और इतिहास से जुड़ा हुआ एक विशेष संबंध है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा, रोटी बेटी का रिश्ता, हिंदू बौद्ध सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक सहयोग और सैन्य साझेदारी जैसे गहरी कड़ियां मौजूद हैं। लेकिन इन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक निकटताओं के बावजूद समय समय पर दोनों देशों के बीच तनाव देखने को मिलता है। विशेष रूप से लिपुलेख दर्रा की बात करें या कालापानी की या लिम्पियाधुरा की, इन सभी मुद्दों को लेकर सीमा विवाद ने भारत और नेपाल के संबंधों को संवेदनशील बना के रखा हुआ है। आज यह विवाद केवल सीमा तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि भारत चीन के प्रतिद्वंद्विता तक, हिमालय की भू राजनीति तक, नेपाल की घरेलू राजनीति तक और दक्षिण एशिया के सामरिक संतुलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। और आज इस मुद्दे पर पुनः हम फिर आपके साथ चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को हम तक पहुंचाइएगा। पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक है ओली की राह पर बालेन शाह, लिपुलेख के रिश्तों पर खेल रहे हैं दाव, मोदी से मिलने से पहले रखी 60 शर्तें। साथियों, आपको याद होगा लिपुलेख को लेकर हम लोगों ने चर्चा किया था, मानसरोवर यात्रा को लेकर भी चर्चा किया था कि मानसरोवर यात्रा पर जो है नेपाल ने प्रोटेस्ट किया था लिपुलेख के मुद्दे को लेकर, लेकिन भारत और चाइना ने इग्नोर कर दिया। इंडिया रिजेक्ट्स नेपाल टेरिटोरियल क्लेम्स ओवर लिपुलेख से रूट फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा इज लॉन्ग स्टैंडिंग। इसके अलावा नेपाल में इस समय फर्टिलाइजर की स्थिति खराब है। लिपुलेख का मुद्दा जो है विवाद बना हुआ है, उसके बाद भी नेपाल ने भारत से फर्टिलाइजर की जो है वो मांग की है। चलिए, सब कुछ सही है, बेहतर है, ठीक है, लेकिन हमें समझना होगा कि एक नई सरकार को नई उम्मीद के रास्ते से देखा जा रहा था। एक नए उम्मीद से जो है वो नेपाल की जनता ने एक नई सरकार को चुना था। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री बालेन शाह के नेतृत्व में नई सरकार आने के बाद भारत और नेपाल के रिश्ते में सुधार की जो उम्मीद जताई जा रही थी, वह उम्मीद अब नहीं है, क्योंकि यह भी सरकार जो है वो पूर्ववर्ती ओली के दौर में जो तनाव चल रहा था भारत और नेपाल के बीच में, उसी तनाव के हिसाब से गुजर रहा है। हालांकि नई सरकार भी अब जो उस रास्ते पे गुजर रही है, 2 साल 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी नेपाल की बालन सरकार ने भारत के कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जो ऐतराज जताया है, इससे पुराने जख्म जो है वो फिर से हरे हो गए हैं, जो भरने का नाम नहीं ले रहे थे। नेपाल ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को लिपुलेख के रास्ते खोले जाने पर आपत्ति जताई और इसे लेकर भारत और चीन दोनों को जो है अलग अलग राजनयिक नोट भी भेजे। नेपाल ने लिपि लेख को उसका हिस्सा बताते हुए कहा कि भारत और चीन बिना उसकी सहमति से इस रास्ते से व्यापार और ट्रांजिट नहीं कर सकते। हालांकि भारत ने साफ कहा है कि लिपुलेख उसका हिस्सा है और यह मार्ग ऐतिहासिक रूप से ट्रांजिट के लिए इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन नेपाल के सवाल उठाने से यह मुद्दा फिर से सुर्खियों में आ चुका है। मैंने क्यों कहा कि ओली के मार्ग पे ही बालेन शाह चल रहे हैं? साथियों, लिपुलेख रास्ते को खोले जाने पर जिस प्रकार से नेपाल ने ऐतराज जताया है, ये कोई नई बात नहीं है। नेपाल और भारत के बीच यह मुद्दा लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा का त्रिकोणीय जंक्शन से जो है जुड़ा हुआ है। और ये तीनों के तीनों क्षेत्रों के ऊपर अगर हम बात करें तो ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहे हैं, यह ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा है। नेपाल भी इस पर दावा करता रहता है। सीमा का सवाल नेपाल की राजनीति में एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसका इस्तेमाल नेपाल के नेताओं ने जनता की भावनाओं को भड़काने के लिए, उन आंतरिक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जिसे वो खुद नहीं हल कर पाए, इस मुद्दे को उठाया है। विश्लेषकों का तो यह भी कहना है कि केपी शर्मा ओली जैसे नेताओं ने लिपुलेख और काला पानी को जनता का ध्यान भटकाने का एक जरिया बना दिया था और इसे लेकर भड़काऊ रूप और भड़काऊ भाषण जो है वो हमेशा देते रहे। बालेन शाह को अब विरासत में यही ओली का जो विवाद है यही मिला है। हालांकि बालेन शाह को सत्ता तक पहुंचाने वाला जो नेपाल का जनजेड आंदोलन था, वह कभी भी इसके बारे में, इस क्षेत्र या पहचान के बारे में नहीं था, बल्कि देश के आंतरिक अवस्थाओं के खिलाफ था। इसका मतलब है कि बालेन शाह के सामने बाहरी दांवपेच की चुनौती नहीं है। इसके बावजूद भी बालेन शाह सरकार सीमा के मुद्दे को उठा रही है और इसकी वजह यही है कि बालेन शाह सरकार घरेलू राजनीति से वहां की जनता को जो है वह ध्यान भटकाना चाहती है। एक्सपर्ट तो यह भी मान रहे हैं कि भारत की स्थिति को स्वीकार करने से बालेन शाह की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचेगी, उन्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा। और यही वजह है कि नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर ऐतराज जताया। हालांकि इसे सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है, उसका लहजा बहुत संयमित है।
यह धमकी भरा होने के बजाय औपचारिक प्रवृत्ति का नोट था। साथियों, भारत और नेपाल इसके बीच में जो जो विवाद है, इस पर हमने पहले भी चर्चा किया हुआ काफी डिटेल में। ट्रीटी ऑफ सुगौली जो 1816 का है, जिसके माध्यम से काली रिवर से लेकर मेची रिवर का जो क्षेत्र है, इसे नेपाल का क्षेत्र बताया गया था। सुगौली की जो संधि हुई थी, और इस संधि में अगर हमने कहा कि भारत और नेपाल के सीमा विवाद का ऐतिहासिक जड़ यही छुपा हुआ है। साथियों, यह संधि जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखा शासन वाले नेपाल के बीच में एंग्लो नेपाल युद्ध जो कि 1814 से लेकर 1816 हुआ था, उसके बाद हुआ था। और इस संधि में यह तय किया गया था कि काली नदी जो है वो पश्चिमी सीमा रहेगी नेपाल की, और यहीं से विवाद की शुरुआत हुई, क्योंकि भारत और नेपाल दोनों काली नदी के वास्तविक उद्गम यानी कि सोर्स को लेकर अलग अलग राय रखते हैं। भारत का दृष्टिकोण यह है, भारत यह मानता है कि काली नदी का वास्तविक उद्गम जो है वह काला पानी के क्षेत्र के पास है, इसलिए काला पानी, लिपू लेक पास और आसपास का क्षेत्र जो है वो भारत का हिस्सा है। भारत अपने दाव के समर्थन में कई बार जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी, जैसे कि प्रशासनिक नियंत्रण का डॉक्यूमेंट, पुराने ब्रिटिश नक्शे, राजस्व अभिलेख, भारतीय सुरक्षा बलों की उपस्थिति और सामरिक महत्व विशेषकर चीन सीमा के संदर्भ में जो है अपनी बात रखता है। भारत के लिए लिपू लेक केवल सीमा क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामरिक और व्यापारिक मार्ग भी है, जो चाइना और तिब्बत तक पहुंच प्रदान करने का रास्ता है। वहीं नेपाल के दृष्टिकोण के बारे में अगर हम बात करें, तो नेपाल का दावा यह है कि काली नदी का वास्तविक क्षेत्र जो है वो लिम्पियाधुरा है, और इसलिए काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक नेपाल के क्षेत्र में आते हैं। नेपाल का तर्क यह है कि सुगौली की संधि की मूल भावना के अनुसार काली नदी के पश्चिम का पूरा क्षेत्र जो है वो नेपाल का होना चाहिए। कई पुराने नक्शे और ऐतिहासिक दस्तावेजों में लिम्पियाधुरा का स्रोत को जो है वह स्रोत जो है वो माना गया, और इसी आधार पर नेपाल ने 2020 में एक नया राजनीतिक नक्शा भी जारी किया था, जिसमें काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक को जो है वो नेपाल का हिस्सा बताया था। साथियों, जो विवाद हो रहा है, इस विवाद का जो मुख्य कारण है वह काली नदी का वास्तविक उद्गम स्थान है। बाउंड्री डिटर्मिनेशन अगर हम लेकर बात करें, तो स्रोत जो है वो ये कहते हैं कि काला पानी किसे माना जाए, और उस हिसाब से भारत का दावा मजबूत होता है। ठीक, यदि स्रोत काला पानी को माना जाए और यदि स्रोत लिम्पियाधुरा को माना जाता है, तो नेपाल का जो दावा है वो जो है मजबूत होता है। और यही अलग अलग व्याख्या जो है वो आधुनिक भारत नेपाल सीमा विवाद का जो है वो मूल कारण बना हुआ है। साथियों, लिपू लेक पास जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि आपके स्क्रीन पर ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि यह भारत, चीन, नेपाल के बीच में के त्रि जंक्शन पर स्थित है। चीन के साथ सामरिक निगरानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिमालय भू राजनीति में इसका सीधा संबंध भारत चीन प्रतिस्पर्धा से जुड़ता है। भारत और नेपाल के रिश्तों के बारे में बात करें साथियों, तो भारत की आजादी से लेकर अभी तक देखें तो प्रारंभिक दौर में भारत का जो रणनीतिक साझेदारी 1947 से 1989 तक की बात करें, तो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद नेपाल भारत की हिमालयी सुरक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। 1950 में भारत और नेपाल के बीच में शांति और मैत्री की संधि हुई थी, जिसमें खुली सीमा को लेकर, व्यापारिक सहयोग को लेकर, मुक्त आवाजाही को लेकर, सुरक्षा साझेदारी को जो है मजबूत किया गया था। 1950 में चीन के द्वारा तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद नेपाल का सामरिक महत्व जो है वो और बढ़ गया। 1959 के तिब्बत विद्रोह और 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद नेपाल ने भारत और चीन दोनों के बीच संतुलन बनाने के लिए नीति अपनाई, और नेपाल धीरे धीरे चीन के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध जो है वो बढ़ाने लगा, जबकि भारत नेपाल को हिमालय सुरक्षा कवच के रूप में देखता है। 1990 के बाद की अगर हम बात करें, तो नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र आने लगा। इसके साथ ही नेपाल में राष्ट्रवाद, संप्रभुता और भारतीय प्रभाव के विरोध की राजनीति जो है वो बढ़ गई। कई नेपाली दलों ने 1950 की संधि को आर्थिक निर्भरता और भारत की भूमिका के ऊपर जो है वो सवाल उठाना शुरू कर दिया। 2015 में आते हैं। 2015 के बाद अगर हम बात करें, तो नेपाल में भारत विरोधी भावनाएं जो हैं वो बढ़ गई। नेपाल के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। नेपाल में नया संविधान आया, मधेसी आंदोलन हुआ, और नेपाल के इस नए संविधान के खिलाफ मधेसी समुदाय ने जो है वो भरसक आंदोलन किया। नेपाल ने आरोप लगाया कि भारत ने अनौपचारिक नाकेबंदी की, और इससे नेपाल में ईंधन और दवाओं की भारी कमी हुई। भारत ने आधिकारिक तौर पर जो है इसे इंकार किया कि नेपाल इसके ऊपर जो है एक ब्लेम लगा रहा है, लेकिन नेपाल में भारत विरोधी भावनाएं जो है धीरे धीरे बढ़ती गई। उसके बाद समय आया केपी शर्मा ओली का। केपी शर्मा ओली, जो कि भारत नेपाल के बीच का सीमा विवाद, राष्ट्रवाद और भारत विरोधी भावनाओं को अपने राजनीतिक लाभ के लिए समय समय पर उठाते रहे।
उन्होंने चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया, बीआरआई परियोजना को जो है बढ़ावा दिया और 2020 में एक नया राजनयिक नक्शा जो है वो जारी कर दिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो 2020 का समय आया। 2020 के बाद की अगर हम बात करें साथियों, तो भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपू लेख मार्ग पर सड़क बनाई। नेपाल ने इसका विरोध यह कहते हुए किया कि यह काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेख को अपना क्षेत्र नेपाल मानता है और यह मुद्दा नेपाल के राष्ट्रवादी प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। साथियों, अगर इस क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें, जो कि आपके स्क्रीन पर ये जो पूरा क्षेत्र दिख रहा है, काला पानी का, लिपू लेख, काला पानी का ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, इस क्षेत्र के लिए बात करें साथियों, तो ये भारत के लिए लिपू लेख दर्रा केवल एक धार्मिक मार्ग नहीं है, यह चीन सीमा के निकट है, सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और हिमालय सुरक्षा संरचना का एक हिस्सा है। भारत इसे कैलाश मानसरोवर यात्रा, सैन्य लॉजिस्टिक और चीन के खिलाफ रणनीतिक निगरानी के लिए अति महत्वपूर्ण क्षेत्र मानता है। वही नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल में सीमा विवाद उसके राष्ट्रीय पहचान, उसकी संप्रभुता और उसके राजनीतिक वैधता का प्रतीक जो है वो बन चुका है। जब भी नेपाल में आर्थिक संकट आता है, जब भी नेपाल के युवा बेरोजगारी की बात करते हैं, जब भी नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती जाती है, सीमा विवाद और भारत विरोधी राष्ट्रवाद को जो है वो वहां मुद्दा बना दिया जाता है, जिससे वहां की जनता का ध्यान जो है घरेलू मामले में ना जाए। साथियों, चीन के बारे में अगर हम बात करें तो चीन नेपाल को लेकर तिब्बत की सुरक्षा के लिए नेपाल का साथ देता है। वह चाहता है कि उसका हिमालयी प्रभाव बना रहे और भारत को नेपाल के माध्यम से संतुलित करे। चीन नेपाल में बीआरआई प्रोजेक्ट के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर काम कर रहा है और इसके माध्यम से नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। साथियों, आज अगर हिमालय के बारे में बात करें तो आज हिमालय केवल एक प्राकृतिक सीमा नहीं, बल्कि रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का जो है केंद्र बन चुका है, जहां भारत चीन प्रतिद्वंद्विता कर रहे हैं। जहां जल सुरक्षा की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो और सामरिक नियंत्रण की बात अगर हो, तो हर जगह हमें संघर्ष देखने को मिल रहा है। साथियों, भारत नेपाल संबंधों के ये तब की तस्वीर है 1950 के आसपास की, जो पुरानी तस्वीर आपको देखने को मिल रही। साथियों, भारत और नेपाल के संबंध की अगर हम बात करें तो दोनों के संबंध गहरी सांस्कृतिक निकटता और समय समय पर उभरते हुए रणनीतिक अविश्वास दोनों का परिभाषा है। सुगौली संधि की अस्पष्टता ने आज भी हिमालय भू राजनीति को प्रभावित किया हुआ है। बात लिपू लेख की करें, काला पानी की बात करें, तो यह विवाद केवल सीमा विवाद नहीं रह गया है, बल्कि राष्ट्रवाद, संप्रभुता और चीन के बढ़ते प्रभाव और दक्षिण एशिया शक्ति संतुलन का प्रतीक बन चुका है। फिर भी भारत और नेपाल संस्कृति, धर्म, अर्थव्यवस्था, प्रवासन और भूगोल के माध्यम से एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। 2026 के बाद दोनों देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वे राष्ट्रवाद और व्यवहारिक कूटनीति के बीच में संतुलन कैसे बनाएं और सामरिक प्रतिस्पर्धा को सभ्यगत साझेदारी के साथ कैसे बदले। आपको क्या लगता है, नेपाल और भारत का भविष्य जो है वह कैसा होगा? कैसे दोनों देशों के बीच के रिश्ते जो है वो बने रहेंगे? आपको अपने विचार देने। साथियों, माउंट कैलाश की अगर हम यात्रा की बात करें, मानसरोवर यात्रा की बात करें, तो एक तो आपको रास्ता यहां से दिख रहा है जो सीधे यहां जाता है, दूसरा रास्ता आपको काठमांडू के माध्यम से और तीसरा रास्ता लाहसा के माध्यम से। 3 रूट है जो कि कैलाश यात्रा के रूट है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो समझ में आया होगा। कैसा लगा सेशन जरूर बताएं और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।